प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। हमारी प्रेम कहानी भी कुछ इसी तरह की है। हेलो दोस्तों, मैं हेमा हूँ। मैं आपको जीवन की सच्ची कहानियाँ सुनाती हूँ। यादें ये पीछा ही नहीं छोड़ती। मन रूपी आकाश में हमेशा बादलों की तरह उमड़ घुमड़ करती रहती हैं। आप सबसे इन्हें साझा करने का मन होता है। आइए आज से 50 साल पहले चलते हैं। ये 1972 का साल था। 12वीं तक की पढ़ाई मैंने लड़कियों वाले कॉलेज में की थी। उस समय स्कूलों में को एजुकेशन का सिस्टम नहीं था। लड़कों के अलग स्कूल होते और लड़कियों के अलग। 12वीं के बाद को एजुकेशन थी। मैंने एक अच्छे कॉलेज में बीएससी में एडमिशन लिया। इसी कॉलेज में इसी साल जीतू ने भी बीएससी ज्वाइन की थी। चूँकि हम गर्ल्स कॉलेज से आए थे, को एजुकेशन में कभी पढ़े नहीं थे, इसलिए लड़कों से बात करने में झिझक होती थी। लड़कियां ही नहीं, लड़के भी थोड़े शर्माए से रहते। लड़के लड़कियां आपस में खुलकर बात नहीं करते, दोस्ती तो दूर की बात है। उस समय लड़कियों को भी कम ही पढ़ाया जाता था। बीएससी में हम करीब 100 स्टूडेंट्स थे, जिसमें 20 लड़कियां और 80 लड़के थे। हमारी लेक्चर हॉल बहुत बड़े हुआ करते थे। थिएटर की तरह स्टेप्स में बेंचेस लगी होती थी। आगे वाली 2 रोज़ में गर्ल्स बैठती और पीछे वाली सभी रोज़ बॉयज़ से भरी होती। हम सभी के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था। बीएससी फाइनल ईयर और सेकेंड ईयर में मैंने जीतू को देखा ही नहीं था, या अगर देखा भी होगा तो याद नहीं है। हम लड़कियां लड़कों से बात करने से बहुत डरती थीं, यहाँ तक कि जल्दी उन लोगों की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखती थी। लड़के अवश्य लड़कियों से बात करने की कोशिश करते। बाद में जीतू ने बताया कि मैं तो तुम्हें हमेशा देखता था, तुम ही मेरी और नहीं देखती थी। एक बार तो मैं अपने एक दोस्त के साथ पेन मांगने भी आया था। मैंने हंसकर पूछा, तो क्या मैंने पेन दिया था? वो बोले हाँ दिया था। फिर हम वापस करने भी आए थे, तुमने पेन ले लिया। हमने थैंक यू कहा, परंतु तुमने उसका कोई जवाब नहीं दिया, दूसरी ओर देखने लगी। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, तुम्हारी ओर देखने में मैं शर्मा रही होंगी। बीएससी के वो 2 साल कैसे बीत गए मालूम ही नहीं हुआ। अपनी गली से निकलकर पहली बार एक बड़े कॉलेज में जाना हुआ। कॉलेज भी बेहद अच्छा और खूबसूरत। सभी प्रोफेसर भी बहुत काबिल और पढ़ाने में लाजवाब थे। बीएससी फाइनल का रिज़ल्ट आया। हम सभी अच्छे नंबरों से पास हो गए। बॉटनी में टॉप करने पर मुझे मेडल मिला। कॉलेज का बोटेनिकल गार्डन बेहद खूबसूरत था। अभी भी वह मुझे अक्सर याद आता है। फ्री टाइम में हम वहाँ पर बैठकर बातें करते, गपशप मारते। बोटेनिकल गार्डन की दाहिनी बाउंड्री काफ़ी चौड़ी, मोटी और स्ट्रॉन्ग थी। एक्चुअली ये एक बांध था, डैम था, जिसके दूसरी तरफ यमुना नदी बहती थी। बांध पर घास और फूलों के पौधे भी लगे थे। बोटेनिकल गार्डन में बैठना अलाउड नहीं था। वहाँ तरह तरह के नायाब पौधे थे। हम लोग बांध पर चढ़कर बैठ जाते थे। बांध के ऊपर काफ़ी चौड़ा एरिया था। दूर दूर तक यमुना के बहाव को देखते रहते। बहुत ही शांति और सुकून मिलता। जब फ्री टाइम मिलता हम फ्रेंड्स वहाँ जाकर बैठते। कैंटीन से समोसे पकौड़े वगैरह लेकर वहाँ जाकर एंजॉय करते। बीएससी पास होने के बाद अब हम सबको एमएससी में एडमिशन लेना था। अभी तक मैंने जीतू को नहीं देखा था। बातचीत तो दूर की बात थी। हम 4 गर्ल्स का एक ग्रुप था। हम सभी ने केमिस्ट्री में एमएससी करना डिसाइड किया। हम सबको केमिस्ट्री में एडमिशन मिल गया। उधर जीतू और उनके फ्रेंड्स भी केमिस्ट्री में आ गए। जुलाई से क्लासेस शुरू हो गए। आज से 50 साल पहले स्कूल कॉलेज भी बहुत अधिक क्राउडेड नहीं होते थे। एमएससी प्रीवियस में 2 सेक्शंस थे। मेरा और जीतू का सेक्शन अलग अलग था। इस साल भी हम लोगों की कोई बात नहीं हुई। हाँ, चूँकि बॉयज़ उतने अधिक नहीं थे तो आते जाते चलते फिरते एक दूसरे से टकरा जाते। दूर से ही देखा था, बातें कभी नहीं हुई थी। हम चारों में एक थी रजनी, बहुत ही चुलबुली और शरारती। एक दिन बोली, मैं तुम लोगों को एक लड़का दिखाऊंगी जो बहुत स्मार्ट है। मैंने कहा, तू रहने दे, तुझे तो गेट कीपर भी स्मार्ट लगते हैं। सच में एक बार हम लोग
फ्रेंड्स थिएटर में एक मूवी देखने गए थे। थिएटर के अंदर पहुंचकर रजनी का यही पहला डायलॉग था, तुम लोगों ने देखा गेट कीपर कितना स्मार्ट है। रेखा बोली तू चुप कर जा रजनी, तुझे तो हर लड़का स्मार्ट लगता है। रजनी जिद करने लगी, चलो एक बार बाहर चलो, दिखाती हूँ तुम लोगों को। किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, साथ ही मूवी भी स्टार्ट हो गई। अब इस बार यूनिवर्सिटी में वो मेरे पीछे पड़ गई, चलो ना दिखाती हूँ। रेखा और मंजरी क्लास में चली गई, वह मुझे खींचती हुई लेकर केमिस्ट्री लैब में पहुँच गई। लास्ट वाली बेंच पर 3-4 लड़के हो हल्ला कर रहे थे। उस वक्त लैब में कोई प्रोफेसर नहीं थे। उनमें से एक लड़के की तरफ रजनी ने इशारा किया। सर्दियों के दिन थे, उसने जीन्स और ब्लू कलर का ब्लेज़र पहना हुआ था। ब्लेज़र की पॉकेट में हाथ डालकर एक पैर से उछल कर वह हुर्र हुर्र करके मालूम नहीं किसकी एक्टिंग कर रहा था और उसके सब दोस्त हंस रहे थे। मैंने रजनी का हाथ पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए क्लासरूम में ले आई। आकर रेखा और मंजरी को बताया। रेखा बोली, ये तमाशा रजनी को ही अच्छा लग सकता है। हुर्र करने वाला वो लड़का जीतू था, वह मुझे बाद में मालूम हुआ। एमएससी का पहला साल भी निकल गया। अब हम सेकेंड और फाइनल ईयर में आ गए थे। अब हमें स्पेशलाइजेशन चूज़ करना था। हम चारों दोस्तों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चूज़ की। जीतू ने भी ऑर्गेनिक ही चूज़ किया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शन में हम टोटल 20 स्टूडेंट्स थे, जिसमें 6 लड़कियां थीं और 14 लड़के थे। अब आपस में काफ़ी इंटरेक्शन था। जीतू मेरे पीछे वाली सीट पर ही बैठते थे। हमारा क्लासरूम भी छोटा सा था। हम सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानने लगे थे। आज मौसम बेहद सुहावना था। नवंबर की मीठी मीठी सर्दी वाली सुबह थी। थोड़े थोड़े बादल छाए थे। धूप आ जा रही थी। अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए थे। अधिकतर स्टूडेंट्स बरामदों में, जहां धूप आ जा रही थी, खड़े होकर गपशप कर रहे थे। थोड़ा बहुत आती जाती लड़कियों को छेड़ रहे थे। मैं उन दिनों रिक्शे से आया जाया करती थी। मेरा रिक्शा जहां आकर रुका, वहां एक बड़ा सा लड़कों का ग्रुप गपशप हंसी मजाक कर रहा था। जैसे ही मैंने रिक्शे से नीचे पैर रखा, बादल थोड़े हटे और धूप चारों ओर फैल गई। लड़कों के ग्रुप से आवाज़ आई, आप आ गए हैं, धूप आ गई है। फिर मैं क्लासरूम की तरफ जाने लगी। बादल धीरे धीरे सूरज के आगे आने लगे और धूप जाने लगी। ग्रुप में से फिर आवाज़ आई, आप जा रहे हैं, धूप भी जा रही है। मुझे हंसी आ गई। मुस्कुराते हुए मैं क्लासरूम में एंटर कर गई। साइंस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स अगर कमेंट भी करते हैं तो थोड़ा सॉफ्ट और स्टैंडर्ड वाला होता था, लेकिन आर्ट्स फैकल्टी में इतनी अधिक ईव टीजिंग थी कि लड़कियां वहां जाने से भी डरती थी। फर्स्ट बेल बज चुकी थी, सर आ गए और क्लास शुरू हो गई। आज चौहान सर कुछ लंबे लंबे रिएक्शंस बता रहे थे। साथ में हम लोग नोट करते जा रहे थे। उनकी पढ़ाने की स्पीड इतनी परफेक्ट थी कि हम आसानी से उनका लेक्चर नोट कर पाते थे। लगातार 3 लेक्चर थे। उसके बाद सेकंड फ्लोर पर हम प्रैक्टिकल्स के लिए पहुंच गए। उस समय बेल बॉटम फैशन में था। अगर आप भूल गए हैं तो मैं ये 50 साल पहले की बात बता रही हूँ। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों बेल बॉटम पहनते थे। लड़कियाँ उसके ऊपर थोड़ी लंबी शर्ट पहनती थी। उस दिन मैंने नेवी ब्लू कलर का बेल बॉटम पहना था और साथ में ब्लू और वाइट कलर की चेक वाली शर्ट। मेरे बाल काफ़ी लंबे थे। मैंने टाइट 2 चोटियाँ बनाई थी। लैब में प्रैक्टिकल्स चल रहे थे। 2 लैब्स थीं, एक के सामने एक। हर लैब में 10-10 स्टूडेंट थे। प्रैक्टिकल रूम्स में हम सबको बड़ी बड़ी शेल्फ्स मिली हुई थी, जिसमें 15-20 ग्लास बॉटल्स डिफरेंट केमिकल से भरी होती। उसी के नीचे 2 कबर्ड होते, जिसमें हम अपने बैग्स, फाइल्स, प्रैक्टिकल बुक्स वगैरह रखते। मेरे शेल्फ पर सल्फ्यूरिक एसिड की बॉटल खाली हो गई थी। मैं दूसरी लैब में लैब अटेंडेंट को बताने गई तो देखा 5-6 बॉयज़ टेबल पर झुके हुए हैं और किसी फ़ोटो को देखकर हंस रहे हैं। मेरे पहुंचने पर वो फ़ोटो छिपाने लगे और मुझे देखकर हंसने लगे। मैं समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा, दिखाओ क्या है। मुश्किल से दिखाया तो वह मेरा ही स्केच था, जो पेन से ही किसी ने बनाया था, जब पीछे से चौहान सर पढ़ा रहे थे उस समय।
पूछने पर मालूम हुआ जीतू ने बनाया है। तब तक जीतू वहाँ से गायब हो गए थे। स्केच बहुत अच्छा बना था। मेरी 2 मोटी मोटी चोटियाँ, गर्दन, कानों की बाली, चेक वाली शर्ट सब बहुत सही बनी थी। देखकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। ये फाइनल ईयर कैसे बीत गया मालूम ही नहीं हुआ। मेरी और जीतू की दोस्ती दिन पर दिन प्रगाढ़ होती जा रही थी। क्लास में सभी हमारी प्रेम कहानी के बारे में जानते थे, वक्त बेवक्त छेड़ा करते। मेरी तीनों फ्रेंड्स कहती, तू बहुत लकी है, जीतू बहुत अच्छा लड़का है, तू इसी से शादी करना। मैंने कहा, मेरे घर वाले किसी भी तरह तैयार नहीं होंगे। कहने को तो मैंने कह दिया, परंतु हम दोनों ही एक दूसरे के प्यार में एक दूसरे के साथ फंसते जा रहे थे। प्रेम एक डिवाइन फीलिंग है, इसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। धीरे धीरे हमारे प्यार का रंग गहरा होता जा रहा था। जब तक मैं यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचती, जीतू डिपार्टमेंट के गेट पर ही वेट करते। जीतू साइकिल से यूनिवर्सिटी आते और मैं रिक्शे से। जीतू का घर और मेरे घर और यूनिवर्सिटी के बीच पड़ता था। जैसे ही मेरा रिक्शा उन्हें आता दिखाई देता, वो अपनी साइकिल मेरे रिक्शे के साथ चलाते हुए बीच बीच में मुझसे बातें करते हुए आगे बढ़ते। एक दिन भी हम एक दूसरे को ना देखें तो बेचैन हो जाते हैं। फाइनल ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम 20 स्टूडेंट्स से हर महीने 1 या 2 बर्थडे तो पढ़ ही जाती थी। कभी यूनिवर्सिटी की कैंटीन में पार्टी होती तो कभी सिविल लाइंस के किसी रेस्टोरेंट में। जीतू गाना अच्छा गाते थे। पार्टी में 1-2 गाने उनके ज़रूर होते। बाद में हंसकर बोलते, मैं तुम्हारे लिए गा रहा था। ये सुनहरा साल कैसे बीत गया मालूम ही नहीं हुआ। मस्ती करने के साथ साथ हम पढ़ाई भी बहुत सीरियसली करते थे। फाइनल के रिज़ल्ट्स आ गए थे। हम सभी अच्छे नंबरों से पास हो गए थे। सभी के फर्स्ट डिवीज़न आए थे और मेरिट लिस्ट में नाम थे। ओके, आज बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। मेरा नाम हेमा है। मैं आपको अपने जीवन की सच्ची कहानियाँ सुनाती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हर एक एपिसोड में मैं आपके लिए मनोरंजक कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। अगर आप लोग कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आइए कहानी शुरू करते हैं। ये 1975 का साल था। मेरा MSc कंप्लीट हो गया था और मैंने PhD में एडमिशन ले लिया था। साथ में मेरी तीनों फ्रेंड्स, जीतू और उनके फ्रेंड्स, सभी ने PhD ज्वाइन कर ली थी। मैंने और रेखा ने चौहान सर के अंडर में रिसर्च ज्वाइन की। रजनी मंजरी ने डॉक्टर कृष्णा के अंडर में की थी। जीतू ने डॉक्टर नाइकी के अंडर में अपना शोध कार्य शुरू किया। फिर हम सभी का सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, लेकिन टॉपिक्स डिफरेंट थे। मेरा और रेखा का प्लांट केमिस्ट्री था। रिसर्च के समय कोई छुट्टी नहीं मिलती थी, संडे छोड़कर। हमारा काम शुरू हो गया था। सारा दिन हम लाइब्रेरी में बैठकर जर्नल्स पढ़ा करते, इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करते, किस प्लांट पर शोध हुआ है, किस पर आगे शोध किया जा सकता है। हमें कम से कम 3 प्लांट्स अपनी रिसर्च के लिए चुनने थे। हम लोगों का अधिकतर समय लाइब्रेरी में ही बीतता। जीतू का भी प्लांट केमिस्ट्री था। मैं, रेखा और जीतू अधिकतर लाइब्रेरी के एक ही कैबिन में बैठकर काम करते। हम सब काफ़ी खुश और संतुष्ट थे। जीतू और मैं सारा दिन साथ साथ रहते। खाना खाने हम सभी फ्रेंड्स एक साथ कैंटीन जाते। इस बीच जीतू जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर रहे थे, एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू दे रहे थे। आर्मी के लिए उन्होंने रिटर्न और इंटरव्यू दोनों पास कर लिया। ट्रेनिंग के लिए उन्हें देहरादून जाना था। ये समय हमारे लिए बहुत ही असमंजस भरा था। एक तरफ सिलेक्शन की खुशी तो दूसरी ओर बिछड़ने का गम। पढ़ाई और नोट्स के सिलसिले में जीतू पहले से ही मेरे घर आया जाया करते थे। यूनिवर्सिटी से लौटते हुए उनका घर रास्ते में पड़ता था, तो कभी कभी मैं भी उनके घर चली जाती। मुझे उनकी माँ और बहन से बातें करना बहुत अच्छा लगता। जीतू के पिता और मेरे पापा में भी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक ही गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, जहाँ उनकी मुलाकात हुई।
जीतू अपने पिता के साथ भी कभी कभी हमारे घर आते थे। सब बैठते, चाय नाश्ता गपशप होती। हमारे रिश्ते के बारे में हमारे घर वालों को कोई आइडिया नहीं था। मेरे घर वाले समझते जिस प्रकार रेखा, मंजरी और रजनी दोस्त हैं, उसी तरह जीतू भी है। जीतू के स्वभाव के कारण उन्हें सब पसंद करते। आर्मी ट्रेनिंग में जाने के करीब 3 महीने पहले मैंने और जीतू ने अपने दिल की बात अपने घर वालों को बता दी। जीतू के घर वालों को कोई एतराज़ नहीं था, परंतु मेरे घर में एकदम सन्नाटा छा गया। पापा ने मुझसे बस इतना पूछा, क्या यह सच है? मैंने हाँ में गर्दन हिलाई। माँ को बहुत बड़ा झटका लगा था। वह एकदम चुप हो गई थी। मुझे देखती परंतु कुछ बात नहीं करती। लग रहा था उन्हें काफ़ी सदमा लगा है। कहीं आना जाना और अपनी सहेलियों से मिलना जुलना सब उन्होंने छोड़ दिया था। उन्हें देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ होती। मैं उनसे बात करने की कोशिश करती तो हाँ हूँ में जवाब देकर टाल देती। एक दिन मेरे सब्र का घड़ा भर गया। मैंने परेशान होते हुए कहा, क्या बात है आई, तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रही हो? हमेशा तो कहती थी तुम मेरी जान हो, अब क्या बात है? माँ मुझे कुछ पल तक देखती रही, फिर फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें रोता देख मैं भी रोने लगी और जाकर उनके सीने से लग गई। मुझे अपनी बाहों में लेते हुए बोली, जो तू सोच रही है बेटा वो नहीं हो सकता। मैंने पूछा क्यों? वह बोली, बिरादरी वाले हमें बाहर कर देंगे, तुम्हारी बहनों की शादी कहीं अच्छी जगह नहीं हो पाएगी, पूरा ख़ानदान हमारे खिलाफ हो जाएगा और इस तरह की शादी से मुझे डर लगता है। ऐसी शादियाँ सफल नहीं होती, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये 50 साल पहले की बात है। माँ का ऐसा कहना सही भी था। मैं बता दूँ, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। माँ भी मुझे तीनों बहनों में सबसे अधिक प्यार करती थी। मेरे और माँ के बीच एक बहुत मजबूत बॉन्ड था, जिसको तोड़ने का मतलब था हम दोनों का टूटना। माँ का हाथ मैंने अपने हाथ में लेकर कहा, आई तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। माँ के चेहरे पर थोड़ा संतोष दिखा। फिर हाथ पकड़े हुए ही उन्होंने मुझसे प्रॉमिस कराया कि इस तरह की कोई भी बात न तुम सोचोगी और न करोगी। मैंने भी प्रॉमिस कर लिया। मैं माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। इतने दिनों से मैं उनका उदास चेहरा देखकर बहुत दुखी हो रही थी। मैंने भी उनसे कहा, अब तुम बिल्कुल उदास नहीं रहोगी, हंसी मजाक करोगी, अपनी सहेलियों से मिलोगी। वो हंसने लगी। प्यार से उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। देहरादून जाने से पहले माँ ने जीतू को लंच पर बुलाया। बहुत ही उत्साह के साथ उन्होंने अनेकों व्यंजन बनाए और प्रेम से बैठाकर जीतू को खाना खिलाया। मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा था। मैंने माँ की ओर देखा, फिर मेरी आंखों में प्रश्न चिन्ह थे। मैंने माँ की ओर देखा और मेरी आंखों में प्रश्न चिन्ह थे। माँ समझ गई। जीतू के जाने के बाद बोली, अब वह जा रहा है, मालूम नहीं कब आएगा। अच्छा लड़का है, तुम्हारे एक दोस्त की तरह मैंने उसे फेयरवेल दिया। मेरी भी इज्जत करता है, माँ कहता है, इसलिए मेरा मन हुआ कि जाते जाते अपने हाथ का खाना खिला दूँ। जीतू को माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद था। जब आता तो जो भी खाना माँ बनाती अवश्य खाता, चाहे थोड़ा सा ही। बोलता था, आई के खाने में जो स्वाद है वह कहीं नहीं। जीतू की विदाई के बाद माँ ने मुझसे फिर से प्रॉमिस कराया कि अब तुम जीतू से नहीं मिलोगी। मैंने भी हाँ कर दी। परंतु विधि के विधान को कौन समझ पाया है? प्रेम, शादी, विवाह ये तो ऊपर से बनकर आते हैं। प्रेम एक ऐसी डिवाइन फीलिंग है जो महसूस की जा सकती है, लेकिन उसका शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। हम सब का शोध कार्य चल रहा था। टॉपिक्स हमें मिल गए थे। 3 प्लांट्स मैंने सेलेक्ट किए, जिसमें कम से कम 3 अननोन कंपाउंड मुझे निकालने थे। जीतू के जाने के बाद मेरे जीवन में अजीब तरह का सन्नाटा छा गया। सब कुछ होकर भी लगता था कुछ भी नहीं है, सब खाली खाली है। अपने मन को शांत करके मैं कार्य में लगी रहती थी। मेरी उदासी देखकर माँ को भी कुछ अंदाज़ा हो रहा था। इसके पहले मैं नहीं जानती थी कि प्यार क्या होता है। चाह कर भी इंसान इस भावना को रोकने में असमर्थ होता है। मैं अपने माँ पापा और बहनों को बहुत प्यार करती हूँ। उन्हें किसी भी प्रकार का दुख देना नहीं चाहती थी। बार बार अपने बिखरते मन को समेटकर मैं शक्ति जुटाने की कोशिश करती, परंतु बार बार
वही अदृश्य सन्नाटा मेरे मन में छा जाता। एक मशीन की तरह सारे काम करती रहती, लेकिन मन का सूनापन किससे साझा करती। हाँ, रेखा से मैं सभी बातें शेयर करती, परंतु माँ की कसम के आगे वह भी चुप हो जाती। उस समय फ़ोन तो होता नहीं था, पत्र के द्वारा ही लोग हालचाल पूछा करते, परंतु मैंने जीतू से एकदम नाता तोड़ लिया था। वहाँ पहुंचकर उन्होंने पत्र लिखा। उसके जवाब में मैंने उन्हें माँ की प्रॉमिस वाली बात बताई और कहा, मैं अब तुमसे कोई संबंध नहीं रख सकती हूँ। जीतू ने काफ़ी परेशान होकर मुझे पत्र लिखा, परंतु दिल को पत्थर करके मैंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। दिन बीतते जा रहे थे, मेरे जीवन का सूनापन बढ़ता जा रहा था। मुझे देखकर माँ भी दुखी हो जाती। धीरे धीरे मेरा खाना पीना भी कम होने लगा। हमेशा मैं चुपचाप और उदास रहती। रिसर्च में भी मेरा मन नहीं लगता था। कभी कभी यूनिवर्सिटी जाती तो कभी नहीं जाती। दिन भर बिस्तर पर ही लेटी रहती। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों हो रहा था। चाह कर भी मैं ये सब कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मुझे नहीं मालूम था प्यार क्या होता है, परंतु शायद यही प्यार था। जीतू के बिना मुझे अपने जीवन में दूर दूर तक सन्नाटा, सूनापन दिखाई देता। बातें करना लगभग मैंने छोड़ दिया था। मेरा रिसर्च वर्क भी बहुत स्लो हो गया था। जीने की इच्छा समाप्त हो रही थी। जहाँ मैं इतनी जिंदा दिल और खुश मिजाज हुआ करती थी, अब मुझे किसी से 4 शब्द बात करने में भी तकलीफ़ होती। माँ पापा को भी चिंता हो रही थी। कई बार मैंने उन्हें अकेले में मेरे बारे में बातें करते सुना। वह लोग भी परेशान थे। एक दिन की बात है, मैं तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकलने वाली थी। तभी पापा ने बताया, बेटा आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर लो, एक लड़के वालों की फैमिली तुमसे मिलने आ रही है। ये सुनकर मेरा दिमाग बुरी तरह घूम गया। मैं रोने लगी और माँ से बोली, मैंने तुम्हारी बात तो मान ली, अकेले ही रहूँगी, कोई शादी वादी नहीं करूँगी। आंसू पोंछकर मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। मेरे जीवन का यह सबसे कठिन और डार्क समय था। उधर माता पिता का प्यार मुझे बांधे था, तो दूसरी तरफ जीतू का प्यार मुझे खींच रहा था। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उधर जीतू के साथ क्या बीत रही थी नहीं मालूम। हमारा कोई भी संपर्क नहीं था। इस प्रकार 4 महीने बीत गए। मेरे मन का सूनापन बढ़ता जा रहा था। रेखा हमेशा समझाती, चिट्ठी तो तुम लिख ही सकती हो। मैंने बताया कि माँ से मैंने प्रॉमिस किया है और जीतू को भी मना कर दिया है। उधर माँ पापा मुझे शादी के लिए मनाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे, परंतु मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर चुप हो जाते। इस तरह 6 महीने बीत गए। आईएमए ट्रेनिंग में 6 महीने के बाद 1 महीने की छुट्टी मिलती है। जीतू छुट्टी पर आए थे, मुझे मालूम नहीं था। हमारे डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी 3rd फ्लोर पर थी। मैं कुछ काम करके लाइब्रेरी से वापस आ रही थी। 2nd फ्लोर के बरामदे में 2-3 लड़के खड़े थे। मैं उन्हें अनदेखा करके आगे बढ़ गई। मैं सीढ़ियों तक तो पहुंची ही थी कि पीछे से मेरा नाम लेकर किसी ने पुकारा। मैंने पलट कर देखा तो वह चड्ढा था, जीतू का फ्रेंड। खरे भी वहाँ था। साथ में एक लड़का और था जिसकी पीठ मेरी ओर थी। चड्ढा ने मुझे वहाँ बुलाया। मैं वहाँ पहुँची तो उसने उस लड़के की तरफ इशारा करके मुझसे पूछा, जानती हो ये कौन है? मैंने पलट कर देखा तो वह जीतू थे। मैं चौंक गई। जैसे किसी मरे हुए इंसान में जान डाल दी जाती है, वैसा मुझे महसूस हुआ। उन्हें देखते ही मेरे दिल को ठंडक पहुंची, थोड़ा अच्छा सा लगा। लेकिन फिर वहाँ से किया हुआ वादा याद आया। मैंने चड्ढा से कहा, मुझे ज़रूरी काम है, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती अपनी लैब में आ गई। जीतू को देखकर मुझे अच्छा लगा, जैसे सारा डिप्रेशन ही दूर हो गया और मन थोड़ा प्रफुल्लित हो गया। दूसरे दिन लाइब्रेरी में बैठकर मैं अपना एक आर्टिकल जर्नल के लिए तैयार कर रही थी। तभी रेखा मेरी ओर तेज़ी से आती हुई दिखाई दी। पास आकर बोली, चलो डॉक्टर नाइकी की लैब में, जीतू तुम्हें बुला रहा है। मैंने कहा, मैं नहीं जा सकती। काफ़ी देर तक वह मुझे मनाती रही, परंतु मैं टस से मस नहीं हुई। कह रही थी, एक बार मिलना चाहता है, एक बार मिलने में क्या हर्ज है हेमा।
मैंने कहा, नहीं, मैं एक बार भी नहीं मिल सकती। मुझे मालूम था जीतू के सामने पड़ते ही मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा, साथ ही माँ को दी हुई कसम भी टूट जाएगी। मेरे से थोड़ा नाराज़ होकर रेखा चली गई। मैं फिर से अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद मुझे खरे की आवाज़ आई, हेमा तुम यहाँ बैठी हो? मैंने आँख उठाकर देखा तो खरे सामने खड़ा था, उसके साथ जीतू भी थे। मैं अचकचा कर खड़ी हो गई और अपनी किताबें समेटने लगी। खरे ने कहा, 5 मिनट तो बैठो, हम सिर्फ थोड़ी बात करने आए हैं। मालूम नहीं क्यों मैं रुक गई। उसके बाद हम बातें करने लगे। खरे MBBS कर रहा था, वो मेडिकल कॉलेज की बातें बताने लगा। जीतू बिल्कुल चुप और सीरियस थे। अचानक खरे उठकर जाने लगा, बोला 5 मिनट में आता हूँ। मैं चुपचाप बैठी रही। जीतू भी चुपचाप बैठे थे। 10 मिनट तक जब खरे नहीं आया तो मैं उठने लगी। अचानक जीतू ने कहा, क्या मुझसे इतनी नफ़रत हो गई है कि 5 मिनट पास भी नहीं बैठ सकती? मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही। जीतू के चेहरे की उदासी बहुत कुछ बयां कर रही थी। अचानक जीतू ने मेरा हाथ धीरे से पकड़ लिया और कहा, हेमा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसके ऐसा कहते और हाथ पकड़ते ही मेरे सब्र का बांध टूट पड़ा और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। चूँकि हम लोग लाइब्रेरी में बैठे थे, दोनों ने कंट्रोल किया। फिर हम मालूम नहीं कितनी देर तक वहाँ बैठे रहे और एक दूसरे को देखते रहे, बातें करते रहे। आर्मी की कठिन ट्रेनिंग के बारे में जीतू बता रहे थे। बोले, एक तो इतनी टफ ट्रेनिंग, ऊपर से तुम्हारा विछोह, बड़ा मुश्किल हो गया था मेरा जीवन। मैंने बताया, मेरा भी हाल कुछ अच्छा नहीं था। रात दिन बस तुम ही मेरी आंखों और मन में समाये रहते। 2 घंटे कैसे बीत गए नहीं मालूम पड़ा। रेखा बुलाने आ गई थी। बोली, चौहान सर बुला रहे हैं अपडेट के लिए। जीतू को मेरे साथ देखकर वह बहुत खुश हुई, परंतु मुझसे नाराज़ होते हुए बोली, जब मैं मिन्नतें कर रही थी तो चलने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी, अब यहाँ छुप छुप कर बातें चल रही हैं। रेखा को मैंने बताया, मैं कहीं नहीं गई थी। खरे जीतू को लेकर यहाँ आ गया और मुझे ज़बरदस्ती बैठा लिया। पर ये बता, मेरे यहाँ होने की खबर खरे को किसने दी थी? हंसते हुए रेखा बोली, अच्छा आप चल, लैब में सर की डांट खानी है क्या? जीतू को बाय करके हम लैब की ओर चल दिए। मैंने माँ की प्रॉमिस तोड़ दी थी। अच्छा नहीं लग रहा था माँ के लिए। आगे की कहानी अगले एपिसोड में मिलते हैं फिर। बाय।